हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज संडे है, सुबह क्लाउडी मौसम है, अभी सूरज भी नहीं निकला। मेरे घर वाले सब के सब सो रहे हैं। मैंने सोचा कि गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही थी बहुत दिनों से, मैंने कहा कि थोड़ा सा वॉश कर लेता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा अपने जो विंडो पेंस है वो भी साफ़ कर रहा था पानी डालकर। रीज़न था कि यहाँ पर कनाडा एक जंगल में बसा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर ना मकड़ियाँ अपने जाल वाल सारी जगह पे लगा देती हैं। बहुत ज़्यादा कनाडा के साथ रोमांस हो गया। अब तक मैं सारी कनाडा की अच्छाइयाँ मैंने आपको बताई हैं। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि मुझे कनाडा की क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं। कनाडा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया से कम हैं, जहाँ मैं इंडिया को ऊपर काउंट करता हूँ कनाडा से। तो इस एपिसोड में मैं थोड़ी सी बिचिंग करूँगा कनाडा के बारे में। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जिसमें मैं शेयर करूँगा कि मेरे को कनाडा की क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स कहना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स 6000 हो गए हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, इसके बावजूद भी आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। एक मेरा वीडियो है जो सबसे पहला था, इसमें मैंने बताया कि मैंने कम CRS स्कोर के अंदर कैसे इमिग्रेशन किया। तो वो तो मेरे लिए एक शोले मूवी साबित हो गया है कि वो मेरे को पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा। उसमें के 1 लाख व्यूज़ आ गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो और बनाऊँ और आपके सामने मैं प्रस्तुत हो सकूँ। गाइस, सबसे पहले मेरा पॉइंट होगा मेडिकल के बारे में। आज तक हम बहुत सारे वीडियोस में सुनते आए हैं कि कनाडा की वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन इसके एक दूसरी भी डार्कर साइड है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर स्पेशली ओंटारियो एरिया के अंदर डॉक्टर्स नर्सेज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप कोई फैमिली डॉक्टर चूज़ करना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये कि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर से इमीडिएटली मिल लूँ, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपको वॉक इन क्लिनिक्स कम है का। सैस्काटून की मेडिकल सर्विसेज बेटर थी, मे बी शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है या वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ओंटारियो की मेडिकल सर्विसेज मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। आज तक मेरा जो डॉक्टर है, मैं वो एक मेरा डॉक्टर में था मिसिसागा में, आज तक मैं उसके साथ जूम पे बात करता हूँ या मैं उसके साथ वीडियो कॉलिंग करता हूँ, मैं उसके पास नहीं, उससे नहीं मिल पाता। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ, इंडिया के अंदर ठीक है मेडिकल फैसिलिटी फ्री नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको कोई मर्ज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएटली लुक आफ्टर करते हैं। अगर फीवर है, अगर आपको वॉमिट आ रहा है तो डॉक्टर आपको फीवर की दवाई तो देगा और वो आपको वॉमिट की भी दवाई देगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एक एक्सरे भी कराना है तो उसके लिए लॉन्ग क्यू है, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा। मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि आप जब भी यहाँ पर आएँ आप फिट होकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर सारे काम खुद करने पड़ते हैं। यहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा महंगी है, इंडिया की तरह नहीं है कि आपने किसी को बुलाया और आज दिवाली की सफाई करानी है, आपने सफाई करा ली। अगर आपको माइनर पेन है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लॉन्ग क्यू है। उनकी प्रायोरिटी ये रहती है कि कोई हार्ट पेशेंट है, किसी का सर्जरी होनी है, वो पहले होगी, उसके बाद आपको ट्रीट किया जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि हो सकता है आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे भी वेट करना पड़े, जो मेरे साथ हो चुका है। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ जब भी आएँ फिट होकर आएँ। पॉइंट है जो कि मैं कहूँगा मेड्स की अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। देखिए, हम यहाँ पर इंडिया में तो हमारे पास मेड्स होती है जो घर का झाड़ू पोछा सफाई बर्तन वर्तन सब कर देती है, लेकिन यहाँ पर आपको सारे के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मेड्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पर फिर अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आपको फिट होना ज़रूरी है। सारे के सारे काम खुद करते हैं। अब मैं अपने घर की बात बताता हूँ कि हमारे घर के अंदर हमारे वर्क प्रोफाइल डिवाइडेड है, जॉब हम दोनों करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, मेरी वाइफ मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई खाना बनाना ये डिपार्टमेंट देखती है। मेरा डिपार्टमेंट ये है, जॉब के अलावा मैं अपने फाइनेंशियल्स सारे देखता हूँ और प्लस मैं घर की सारी सफाई करता हूँ, झाड़ू पोछा
और बर्तन नहीं करने पड़ते क्योंकि डिशवॉशर है, लेकिन सारी की सारी घर की सफाई, टॉयलेट्स वॉयलेट्स सब चीज़ें मैं क्लीन करता हूँ, जो कि मैं इंडिया में नहीं करता था। तो आपको यहाँ पर आने से पहले मेंटली ये प्रिपेयर्ड होकर रहना पड़ेगा कि यहाँ पर सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं हाई पेइंग जॉब के लिए। देखिए, हाई पेइंग जॉब के लिए आपको हाई पोजीशन भी चाहिए। हाई पोजीशन आपको इतनी आसानी से यहाँ नहीं मिलती। वो रीज़न ये कि हम इमिग्रेंट्स आते हैं, हमारा बैकग्राउंड, एजुकेशन का बैकग्राउंड इंडिया का होता है, और जब तक आप यहाँ पर जब तक आप कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करते, कनाडा से कोई कोर्स नहीं करते, आपको हाई पेइंग जॉब के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, किसी कंपनी में काम करते करते, अपने आप को प्रूव करते करते। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको अपनी पूरी जर्नी यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, या आप कोई कोर्स कर लें। अगर आप कोई कोर्स कर लेते हैं तो हाँ, डेफिनेटली आपको ब्रेक अच्छी पोजीशन पे मिलेगा और आप फटाफट सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है सोशल सर्कल। जैसे कि आपको पता है, ये एक मल्टी कल्चरल एक कंट्री है। यहाँ पर हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ का कुछ कल्चर ऐसा है कि यहाँ पर लोग थोड़े से कोल्ड हैं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होते। हाँ, ये ठीक है कि यहाँ पर लोग वेलकमिंग हैं, लेकिन यहाँ पर लोग वार्म नहीं हैं। आप इंडिया में देखेंगे कि आप किसी के साथ घंटों खड़े होकर बात कर लेते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो बंदा कहेगा, जी मैं यहाँ रहता हूँ, आपके बच्चे क्या करते हैं, मेरे बच्चे क्या करते हैं, किसी दिन प्रोग्राम बनाते हैं, मिलते हैं, चलते हैं कहीं पर खड़े हैं। आपका आई कांटेक्ट किसी कनेडियन के साथ होता है, वो आपसे कहेगा हाय हाउ आर यू डूइंग टुडे, आप कहोगे नॉट टू बैड, बस इतना। लेकिन यहाँ पर ना वो कल्चर नहीं है। यहाँ पर कोई किसी को अपने घर नहीं बुलाता, और आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको थोड़ा सा ये रियलाइज़ होता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, यहाँ पर लोनलीनेस है। मैंने ना काफ़ी टाइम तक इसको स्टडी किया है। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर यहाँ पर लोग इतने कोल्ड क्यों हैं। कोई किसी के घर बुलाता नहीं है, कोई किसी को एक फ्री कॉफ़ी भी ऑफ़र नहीं करता। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जब हम किसी से मिलते हैं, हमारे यहाँ फ़ाइट होती है कि नहीं यार, मैं बिल पे करूँगा, तू बिल नहीं पे करेगा। यहाँ पर ऐसा कल्चर नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी के साथ बैठेंगे, किसी के साथ किसी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, तो सब के सब अपना ही बिल पे करते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियली लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। इसके पीछे एक रीज़न है, मैंने स्टडी किया है कि ऐसे लोग क्यों हैं, कि ये लोग इंडिया से इतने डिफरेंट क्यों हैं। मैं यहाँ पर ऐसे कपल से मिल चुका हूँ जिनकी 4 शादियाँ हो चुकी हैं, और उनका रीज़न ये है कि मेरे को उसकी आदत पसंद नहीं थी, उसकी मेरी आदत पसंद नहीं थी, इसका अफेयर उसके साथ था, उसका अफेयर इसके साथ था, और ये लोग 2 मिनट नहीं लगाते सेपरेट होने के लिए। देखिए, जब इनका सेपरेशन होता है तो इनका बैंक बैलेंस और इनकी प्रॉपर्टी जो घर है वो 50-50 होता है। और ये जब 3-4 शादियां कर लेते हैं तो बुढ़ापे तक ये लोग अपने घर की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। तो इसीलिए लोग ये बुढ़ापे तक काम करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारा जब सेपरेशन होगा तो हमारा बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये लोग सिर्फ अपनी ही लाइफ देखते हैं, इनको कोई बच्चों से मतलब नहीं है। माँ या तो माँ बच्चे को ले जाएगी या बाप ले जाएगी। मोस्टली केसेस के अंदर माँ बच्चे को लेके जाती है। फिर उसके बाद जब वो दूसरी शादी करती है तो उस आदमी के साथ कुछ बच्चे होते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा ना इस टग एंड वॉर में, इस रस्साकशी के अंदर बच्चा फंस जाता है। वो अपने अंदर ही अंदर घुलता रहता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है, वो लोगों के साथ इतनी जल्दी ओपन नहीं हो पाता। उसको कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी रहती है कि मेरे को कौन पालेगा, कल को मेरी माँ ने मेरे को छोड़ दिया, मैं अकेला रहूँगा। ये बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं। जब ये काम करते हैं तो अब इनको ये लगता है कि यार मैं तो अपने आप पर ही हूँ, आई एम बाय माई सेल्फ। अब मेरे को कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कौन देखने वाला है। इसीलिए अपने पैसों को ये बड़ा बचा के रखते हैं कि भाई मेरा ये पैसा है कि मैं अपने ये तो जंगल है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि मेरे को अपने आप को बचा के रखना है। इसीलिए मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग इतने कोल्ड हैं। ये लोग अपने अंदर ना अपने एक अलग जोन में ये अपने अंदर अंदर घुलते रहते हैं और डिप्रेशन में होते हैं। और इनको ना कई बीमारियां भी होती हैं। ये खड़े रहेंगे, कई लोग ऐसे खड़े हुए हैं, वो हिलता जा रहा है। ये बहुत सारी इनको ना अंदर ही अंदर बीमारियां ना जकड़ लेती हैं, जो कि इंडिया में नहीं होता। इंडिया में क्या होता है कि एक मियाँ बीवी, सब मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की शक्ल देख के ना वो रुक जाते हैं और उस रिलेशन को एंड तक निभाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे बच्चे को जो ग्रोथ मिलती है शुरू से ही, वो एक ना थोड़ा सा एक सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में बच्चा बड़ा होता है। वो उसको सेफ्टी रहती है, फाइनेंशियल सेफ्टी रहती है, उसको एक फाइनेंशियल सेफ्टी रहती है। उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी। तो मैं इस
कंटेक्स्ट में ये कहूँगा कि सोशल सर्कल यहाँ का इसीलिए थोड़ा सा कोल्ड है। सोशल सर्कल से एक और कनेक्टिंग पॉइंट है जिसे कहते हैं ओल्ड एज हाउसेस या रिटायरमेंट हाउसेस। हमारे यहाँ पर हमेशा से यही चलन रहता है कि हम अपने बच्चों को पालते हैं और बच्चे फिर बुढ़ापे में माँ बाप को पालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे कहा जाता है कि आप अपने घर में रहिए, और जो ओल्ड कपल होता है वो अपने घर में रहता है। और जब ओल्ड कपल में से कोई एक गुजर जाता है या हस्बैंड या वाइफ, तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ओल्ड एज हाउस में। ऐसा नहीं होता कि जो उनके बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से कहें कि जी आप मेरे साथ आके रहें। तो ये मेरे को चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि यहाँ पर ना ज़िंदगी एक तरीके से ना थोड़ा बंजारू टाइप की सी ज़िंदगी है, जो मेरे को पसंद नहीं आता। यार आप एक माँ बाप अपने 4-5 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन एक बच्चा अपने 2 माँ बाप को नहीं पाल सकता। तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहता। मैंने डिस्कस भी किया है इसको अपने जो लोकल कैनेडियन फ्रेंड्स के साथ, तो वो कहते हैं यार अब ऐसे ही है, यहाँ पर तो ऐसे ही है शुरू से। तो ये एक पॉइंट है जिससे मैं एग्री नहीं करता। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस कंट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम मेनी एस्पेक्ट्स। आप यहाँ पर हाउसिंग ले लीजिए, चाहे ग्रॉसरी ले लीजिए, चाहे ऑटो इंश्योरेंस ले लीजिए, हर चीज़ यहाँ पर महंगी है। तो सबसे पहले हर आदमी चाहता है कि उसका अपना एक घर हो। घर लेने के लिए यहाँ पर जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो जब आप इधर आएंगे तो आपको पता लगेगा। रेंट यहाँ पर घर का बहुत ज़्यादा महंगा है। तो सर्वाइवल यहाँ पर डिफ़िकल्ट है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेहनती हैं तो आप ज़रूर प्रमोट होंगे, आप ज़रूर अचीव करेंगे जो आप इंडिया में हैं। खाने पीने की बात करता हूँ तो वेज में मेरे को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। डेयरी प्रोडक्ट मेरे को बहुत पसंद है। मैं दूध बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इंडिया के अंदर जब मैं अमूल दूध या मदर डेयरी दूध लेता था तो अब फ़ैट जो 100% फ़ैट का जो मिल्क होता है उसमें इतनी मोटी मलाई जमती थी। इसके अलावा अगर आप टोन दूध भी लेते थे तो उसमें भी मलाई जमती थी। यहाँ पर पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग आपको फुल क्रीम दूध सप्लाई नहीं करते। वो हमेशा पैस्चराइज्ड दूध ही होता है जिसके अंदर से आपको फ़ैट मैक्सिमम 3% होते हैं। तो एक तो दूध में मज़ा नहीं है, दूसरा पनीर भी इनका ना थोड़ा सा सख्त टाइप का होता है। जो क्रीमीनेस हमारे पनीर में होती है कि अगर आप पनीर खाएँ तो मुँह में घुल जाए, तो वो वाली बात यहाँ के पनीर में नहीं है। अब मैं बात अगर नॉनवेज की करता हूँ तो मैं मटन, चिकन, मछली बहुत ज़्यादा खाने वाला में से हूँ। तो यहाँ पर वो ना मटन के अंदर बात है ना वो चिकन के अंदर बात है, वो टेस्ट नहीं आता। पता नहीं क्यों यहाँ का शायद मे बी ये फ्रोज़न प्रोडक्ट्स रखते हैं सारे के सारे, तो शायद उसका जूस ख़त्म हो जाता है या क्या होता है। पनीर और नॉनवेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर टैक्सीज़ एक्सपेंसिव हैं। जैसे यहाँ पर ऊबर चलती है, जैसे कि आपने दिल्ली में देखा होगा कि वहाँ पर मेट्रो सर्विस कितनी अच्छी है कि आप मेट्रो से किसी जगह पे जाते हैं, जाने के बाद कोई रिक्शा कर सकते हैं, कोई टैक्सी कर सकते हैं, आपको ईज़ होती है किसी भी जगह में आने जाने में। यहाँ पर आपको वो रिक्शा या आपको छोटे मोटे ऑटो नहीं मिलेंगे जो कि आप अफोर्ड कर सकें। यहाँ पर आपके पास अपनी कार होनी चाहिए। जो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर कई लोगों ने मेरे को लिखा कि मैंने कोई गाना गा के इस वीडियो को ख़त्म नहीं किया। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में एक और गाना गाता हूँ। आई होप कि आप मेरे को फिर बर्दाश्त कर लेंगे। ये गाना है सोनू निगम ने गाया था, एक प्राइवेट एल्बम थी उसमें, उसका मैं गाना शुरू। अब मुझे रात तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ओ ला 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 ला। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। तो गाइज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे फिर नई वीडियो में मिलूँगा और आपको ऐसे ही बोर कर पाऊँगा।